हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ भी आपके क्वेरी हैं आप इस पर मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर पीछे का लेक्चर आपने किया है तो यू शुड बी इन द पोजीशन टू आंसर दिस। दूसरी बात, ये प्रश्न ये है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नागरीकरण मीन्स व्हाट? सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन से संबंधित क्षेत्र था। कौन सा सेकेंड अर्बनाइजेशन से संबंधित क्षेत्र था? सिंधु घाटी? बिल्कुल भी नहीं। सिंधु घाटी में तो पहला अर्बनाइजेशन होता है, यह कट गया। दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र, गांगेय का मैदान, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका गांगेय का मैदान होगा। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पता नहीं किसी सीडीपीओ में पूछा है या किस में पूछा है, आई डोंट नो, पर यह इसका आंसर है। बट द पॉइंट इज क्यों ये इसका आंसर है। देखिए, पूछ रहा कि सेकेंड अर्बनाइजेशन कहां पे होता है। अब देखिए, अगर आप महाजनपद काल देखेंगे या आप ये देखिए कि महाजनपद काल, अच्छा महाजनपद से ही स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल में देखेंगे महाजनपद, तो महाजनपद में देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं जो कैपिटल रहे हैं। अगर आप राजगीर को देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। अगर आप चंपा की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। श्रावस्ती या साकेत भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। कौसंबी भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। तोसली जो कलिंगा की राजधानी थी, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट शहर हैं। तो कहने का मतलब है कि महाजनपद वाला जो काल है वहां पर आप क्या पाते हैं कि महाजनपद काल किस एरिया में है। महाजनपद काल वाला जो एरिया है आप देखते हैं कि ये सब इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला बेल्ट है। बट द पॉइंट इज व्हाई दिस इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब देखिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो पहला अर्बन सिविलाइजेशन रहा है। बाद में आर्यंस आएंगे और आर्यंस को आयरन मिल जाएगा। जो गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यहां पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल है जिसको आप एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। आयरन के मदद से आर्यंस क्या करेंगे, इस ट्रैक्ट को साफ करेंगे। ये जो ट्रैक्ट को साफ करेंगे और यहां पे एलुवियल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो यहां पर एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर कैसा होगा? एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। जब सरप्लस एग्रीकल्चर होगा तो क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? संपन्नता होगा। जब संपन्नता होगा तो सरकार इस पर टैक्स लगाएगी और सरकार की एक निर्माण होगी जो उस समय का स्ट्रक्चर बनेगा, और यही तो अर्बन स्ट्रक्चर होता है। अर्बन शहर में आप क्या देखते हैं? अर्बन शहर ग्रामीण एरिया से क्या होता है? रिच होता है। यहां पर संपन्नता आएगा तो लिविंग स्टैंडर्ड आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि गैंगेटिक प्लेन वाला जो बेल्ट है वहां से आप देखते हैं कि आर्यंस नॉर्थ वेस्ट से ईस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ईस्टवर्ड में क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लेन है। तो आप देखते हैं कि महाजनपद काल में बहुत अच्छे शहर आपको मिलते हैं, और यही इसी को कहा जाता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है महाजनपद काल में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर गांगेय का मैदान होगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, ठीक है। लेट अस मूव। पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताया कि लास्ट रूलर जो था हर्यंक डायनेस्टी का, वो है नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग करेगा और शिशुनाग के बाद शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हो जाएगी। ये जो डेट रहेगा 412 से 344 बीसी के आसपास है। ज़्यादा डेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक फेयर आइडिया रहे काफ़ी है। मैं आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में कि जो शिशुनाग है ये मगध का रूलर जो है, काशी का इंचार्ज रहता है शिशुनाग। अब काशी से शिशुनाग कहाँ मूव कर जाएगा?
राजगीर। अब तो यहां का राजा बन गया, मगध का राजा बन गया नागदर्शक को हरा के। पर काशी से इसको बहुत प्रेम है, काशी में अपने बेटा को प्रांतपाल बना देगा, इंचार्ज बनाएगा। शिशुनाग का बेटा है काला अशोक। कहीं कहीं ए नहीं भी रहता है, तो जो भी है काला अशोक इसका बेटा है। अपने कहां मूव कर जाएगा शिशुनाग? राजगीर आ जाएगा। अपना बेटा को कहां बना देगा? आपको काशी का प्रांतपाल बना देगा। और कहा जाता है कि ये एक तरह से इसका ट्रेनिंग देता है शिशुनाग अपने बेटा को। अगर आप शिशुनाग के बारे में पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शिशुनाग का क्या है, तो शिशुनाग ने अवंती को एनेक्स करके और मगध में मिला दिया। तो अब मगध यूं हो गया। आप देख रहे हैं कि मगध का क्षेत्र विस्तार हो रहा है। जब क्षेत्र विस्तार हो रहा है मगध का, तो आप ये पाते हैं कि अब अवंती को इसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द शिशुनाग ये है कि वहां का अवंती का एक रूलर है जिसका नाम है नंदीवर्धन। नाम पर मत जाइए, कुछ कुछ किताब अलग अलग देता है, पर अवंती किंग को हराता है। अवंती से किसको थ्रेट रहता है? अवंती को अजात शत्रु को थ्रेट रहता है। उस थ्रेट के चलते अजात शत्रु ने क्या किया? फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर करता है। पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है आपको। यह शिशुनाग क्या करता है कि अवंती को एनेक्स कर लेता है और मगध का साम्राज्य बढ़ाकर कहां तक पहुंचा दे रहा है? पूरा मालवा वाला बेल्ट तक पहुंचा दिया। पूरा मालवा बेल्ट तक पहुंचा देता है और साम्राज्य विस्तार कर देता है। दूसरी बात यह है कि आपके जहन में पहला प्रश्न यह आना चाहिए कि आप ये जो बात बता रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकता है। आपका सोर्स क्या है? अगर आप सोर्स की बात करें तो वो अवंती किंग को हराता है, ये बात मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण में एक्सप्लिसिटली रिटन है कि ये नंदीवर्धन को हराकर अवंती को मगध में मिला लेता है। दिस इज योर सोर्स। अनदर पॉइंट इज, आप देखेंगे कि ये राजगीर से रूल करता है। बाद में ये अपना सेकंड कैपिटल जो है वैशाली को बनाता है। कौन? शिशुनाग। अब आपके जहन में कंफ्यूजन यहीं पे हो जाएगा और यही किताब में दिक्कत है। अब आपको ये लगेगा कि देखिए जहां पे कंफ्यूजन है क्वेश्चन वहीं से बनता है। अब आपको लगेगा कि साहब आपने तो पहले बताया कि उदयीन जो है वो पाटलिपुत्र का फाउंडर है और पटना लेकर चला गया कैपिटल को। पर देखिए उदयीन के बाद बहुत रूलर आते हैं, जैसे कि एक रूलर है अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध भी एक इसका रूलर है। तो ये लोग बाद में फिर कैपिटल को पटना से हटाकर राजगीर शिफ्ट कर देते हैं। अब जो शिशुनाग है ये राजगीर से रूल कर रहा है, पर बाद में आप इसको देखते हैं कि वैशाली जो वज्जी का कैपिटल था उसको अपना सेकंड कैपिटल बनाता है और वहां से भी रूल करता है। क्यों? वज्जी जो वैशाली है ये भगवान बुद्ध से बहुत रिलेटेड है, तो ये बुद्धिस्ट था, तो ये वहाँ पे उसको शिफ्ट करता है वैशाली के पास। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न मैं यहाँ से निकाल दूँ कि वैशाली को कौन मगध में मिलाता है? वैशाली को मगध में मिलाने वाला अजात शत्रु है। 16 साल तक युद्ध लड़ता है, रथ मुसाल और महाशिलकंटक वगैरह के साथ एनेक्स करता है। तो अब इस पे नहीं जाना है, वो रिपीटेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया कि राजगीर सेकंड कैपिटल वैशाली बनाता है। इतना काफ़ी है शिशुनाग का। शिशुनाग का जो बेटा है उसका नाम है काला अशोक। काला अशोक का ड्यूरेशन बेसिकली ये है। काला अशोक को पुराण में अगर आप बात करें तो काला अशोक को पुराण में काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण, ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द काकवर्ण इन पुराण। अगर महावंशा में देखें तो महावंशा में इसको काला अशोक कहा गया है। व्हाट इज महावंशा? दीज आर द सिन्हैलिस। एक है महावंशा, दीपवंशा, दीज आर द सिन्हैलिस हिस्टोरिकल टेक्स्ट। व्हाट इज सिन्हैलिस? सिन्हैलिस इज श्रीलंका। जैसे हम लोग का महाभारत है, रामचरितमानस है, उस तरह से श्रीलंकन हिस्ट्री को उसमें महावंशा है, दीपम वंशा है, तो उसमें इसको काला अशोक कहा गया है और अपने पुराण में इसको काकवर्ण कहा गया है, काला। ठीक है, अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से देखें सॉरी कितने साल तक ये रूल करता है काला अशोक? तो काला अशोक तकरीबन 28 साल तक रूल करता है मगध पर। तो
अब हम लोग आगे देखें इसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या रहा है। ग्रेटेस्ट, हमने कल के भी आपको लेक्चर में बताया कि जो अजात शत्रु किस डायनेस्टी का है, हर्यंक का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है काला अशोक किस डायनेस्टी का है, अब आप बताइए, शिशुनाग डायनेस्टी का है। ही इज फ्रॉम द शिशुनाग डायनेस्टी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक करवाता है, वैशाली में कराता है। दिस इज 483 बीसी। 100 साल बाद इनके मृत्यु, कहा जाता है कि 483 बीसी में ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है। उसके 100 साल पश्चात 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वैशाली में। अध्यक्षता करेंगे सभा कमी। और देखिए यहां पर कहा जाता है कि हिनायना और महायाना का स्प्लिट होता है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। भारत में ज़्यादा हिनायन है कि महायान है? भारत में मैक्सिमम जो हैं बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो महायाना के हैं, महायाना फॉर्म है। जो हिनायना फॉर्म है ये प्योर फॉर्म है, ये ट्रू फॉर्म है। क्या कहता है हिनायन? इसमें हिनायन भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानता है। चूंकि भगवान नहीं मानता है तो आप देखेंगे कि हिनायना जो लोग हैं ये आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। महायाना में क्या है, उनको भगवान मानता है। जब भी भगवान मानेगा तो आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाता है और आपको मूर्ति मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तो नेशनल का पार्ट है, पर थोड़ा सा आपको बता दिए। ये देखिए हमेशा इस एरिया से क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ को आप रेडी रखिएगा। ही इज फ्रॉम हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, अब आप देखिए कि और क्या क्या होता है काला अशोक के पीरियड में। तो देखिए इतना तो मैक्सिमम है और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। अब देखिए काला अशोक मरता है। जो काला अशोक मरता है, देखिए हर्षचरित वगैरह में कहा जाता है कि डैगर से मरता है, अपने से कुल्हाड़ी से इसकी मृत्यु हो जाती है। हर्षचरित कौन लिखता है? बाण भट्ट लिखता है। पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन कैसे मरता है। पुराण कहता है कि काला अशोक को महापद्मनंद मारता है। महापद्मनंद मारेंगे और ये महापद्मनंद जो हैं ये नंद डायनेस्टी की स्थापना कर देंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमें ये। और कुछ किताब कहते हैं, कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये आपको कहते हैं कि काला अशोक लास्ट रूलर है ही नहीं, लास्ट रूलर कोई नंदीवर्धन है। और इस नंदीवर्धन का हत्या करेगा महापद्मनंद और फिर नंद वंश की स्थापना करेगा। पुराण कहेगा कि महापद्मनंद काला अशोक की हत्या करेगा, वो मानेगा कि काला अशोक लास्ट रूलर है। इस पेचीदा में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। काला अशोक मरता है, काला अशोक के बाद आप देखेंगे कि आपको नंदा डायनेस्टी की मूवमेंट स्टार्ट होगी। कौन किसको मार रहा है इतना नहीं पूछता है। ठीक है, एक ये आप ध्यान रखिएगा कि हर्षचरित जो है बाण भट्ट लिखते हैं। बाद में भी हम लोग नेशनल वाले में इसको डिस्कस करेंगे। तो नंद डायनेस्टी की स्थापना हो जाएगी। तो पहला जो मगध को रूल कर रहा है वो है बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ कम्स द नंदा डायनेस्टी एंड देन वी विल हैव मौर्यन डायनेस्टी। होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नो, अब देखिए नंदा डायनेस्टी आ जाएगा। जो नंद डायनेस्टी है ये 344 से 322 बीसी के आसपास चलता है और इसके फाउंडर हैं महापद्मनंद। और ये महापद्मनंद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बहुत याद रखिएगा कि ये पहला नन क्षत्रिय डायनेस्टी है टू रूल इंडिया। अभी तक जितने भी डायनेस्टी रूल कर रहे हैं वो सब क्षत्रिय डायनेस्टी हैं, मतलब क्षत्रिय रूलर्स हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि 4 वर्ण सिस्टम है। क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, फिर जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, लास्ट में शूद्र हो गया और बीच में जो कायस्थ वगैरह आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 4 वर्ण सिस्टम है। अभी तक जितने लोग रूल कर रहे थे वो सब क्षत्रिय रूल कर रहे थे। ये पहला नन क्षत्रिय डायनेस्टी टू रूल इंडिया है। देखिए कहीं कहीं आप ऑप्शन में मौर्य भी रहेगा, पर मौर्य को हिट नहीं करना है। यू हैव टू गो फॉर द आंसर विच द करेक्ट आंसर इज नंद डायनेस्टी। नंद पहले आ चुका है। चूंकि ये क्षत्रियों के नाश करके आता है इसलिए इसको सर्व क्षत्रतंतक भी बोलते हैं। क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मनंद इज कॉल्ड सर्व क्षत्रतंतक। ठीक है, अब देखिए इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। ये सब बहुत टाइटल इंपॉर्टेंट है।
इसको एप्रो परशुराम भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकराट भी कहा जाता है। देखिए उग्रसेन कहां कहा जाता है, अगर आप देखेंगे तो जो महावंशा टेस्ट है, अभी हमने बताया कि ये सब क्या हैं, सिन्हालिज टेक्स्ट हैं। महावंशा में इसको उग्रसेन कहा जाता है, पुराण में इन्हीं को अपरो परशुराम कहा जाता है। परशुराम जो हैं भगवान परशुराम, उन्हीं का कहा जाता है, अपरो परशुराम कहा जाता है। इसको एकराट कहा जाता है। एकराट मतलब जिसका एक छत्र राज हो, एक छत्र राज हो, मतलब जिसका एकाधिकार हो। समझ रहे हैं ना कि जिसका एक, इसीलिए इसको कहा जाता है, एक उग्रसेन कहा गया, अपरो परशुराम कहा गया, एकराट कहा गया। पहला क्षत्रियों को हराकर ये पहला नन क्षत्रिय डायनेस्टी टू रूल इंडिया, सर्व छत्र तंत्र कहा गया। बट द पॉइंट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज द एकराट। इसका एक छत्र राज हो, कैसे? वी नीड टू सब्सटेंशिएट दिस, किसका एक छत्र राज है। अगर आप देखें तो मगध को बढ़ाकर ये पांचाल को हरा देगा, पांचाल को मिलाकर मगध का पार्ट बना देगा। ये सूरसेन जो है, जिसका कैपिटल कहां था, मथुरा। सूरसेन वगैरह क्या है, यादव किंग्स रूल कर रहे हैं, इसको भी मगध में मिला देगा। और हम कहें तो मगध को एक्सपैंड कर रहा है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये असमक को भी, असमक तक मगध को बढ़ाता है। असमक क्या है, अभी प्रेजेंट डे तेलंगाना, मतलब साउथ इंडिया तक पहुंचा चुका है। मतलब इसको कहा जाता है कि गोदावरी के तट तक मगध को बढ़ाकर पहुंचा चुका है महापद्मनंद। असमक की राजधानी कहां थी, अगर आपसे यह पूछ जाए, पहले मैं ये बता चुका हूं, असमक की राजधानी है पोटली। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकराट, जिसका एक छत्र राज है, एक छत्र राज कहां है, जो आसपास के रूलर हैं ये सबको हराया होगा, तभी तो इसका एक छत्र राज होने वाला है। अब देखिए कि ये कलिंगा पर भी विजय पाता है। कहने का मतलब है कि कलिंगा, देखिए अभी कलिंगा वार हम लोग बाद में अशोक के समय पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कलिंगा को भी, कलिंगा की राजधानी कहां है, तोसली। कलिंगा को भी ये मिला चुका है मगध में। कलिंगा वॉज द पार्ट, और द कलिंगा पर भी इसकी सुपरमेसी है महापद्मनंद की। कैसे? अब प्रश्न ये उठता है कि कलिंगा पर इसकी सुपरमेसी है, आप ये कैसे मानेंगे? देखिए, एक यहां पर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन मिलता है, हाथी गुफा। इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में यह कहा जाता है कि यहां पर महापद्मनंद कैनाल का निर्माण करता है। अगर कोई आदमी कैनाल का निर्माण जाकर कलिंगा में कर रहा है, इसका मतलब कि कोई जाकर नया आदमी क्यों वहां पे नहर की व्यवस्था करेगा, खेती के लिए नहर की व्यवस्था कर रहा है, इसका मतलब है कि कलिंगा उसके क्षेत्र में पड़ता था, कलिंगा पर उसका कब्जा था। जब कलिंगा पर उसका कब्जा था तो बाद में आप यही देखेंगे कि अशोक के समय ये कलिंगा विद्रोह कर बैठेगा, बोलेगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं आता हूं, और अशोक उस पर अटैक करेंगे, कलिंगा वार हो जाएगा। क्यों कलिंगा वार हो जाएगा? क्योंकि अशोक का मानना था कि हम तो मगध के उत्तराधिकारी हैं, जब तुम नंद डायनेस्टी के समय से तुम हमारे अधीन में हो तो तुम विरोध नहीं कर सकते। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए। देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, कलिंगा वाज अंडर हिज कंट्रोल। हाउ डू वी असरटेन दिस? वी असरटेन दिस फ्रॉम द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इन उड़ीसा। ठीक है, यही है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। इसमें टोटल 17 लाइन है, और जो इस 17 लाइन है किस भाषा में लिखा हुआ है? प्रकृत में लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन प्रकृत। इन विच स्क्रिप्ट? इट इज रिटन इन ब्रह्म स्क्रिप्ट। खरोस्थी में क्या होता है? एक स्क्रिप्ट होता है खरोस्थी। खरोस्थी में आप ऐसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और हम लोग ब्रह्मी वाला में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, प्रकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब देखिए कि चूंकि अब थोड़ा सा हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आ गया तो कुछ और चीज़ आपको जो नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, पर मैं आपको बता देता हूं, नॉलेज ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बुक है प्रकृत प्रकाश, प्रकृत
चूंकि अब आ गया हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन तो बता ही देते हैं, और प्रकृत का जिक्र आ गया तो अब मुझे ध्यान आ गया। प्रकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो प्रकृत प्रकाश एक किताब है। ये जो किताब है ये वरुचि ने लिखा है। वरुचि क्या है? 3rd सेंचुरी BC के बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं वारुचि। इन्हीं को कोई कोई किताब कात्यायनी भी बोलता है। कात्यायनी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कात्यायनी या यानी, ठीक है, कात्यायनी। इनको वारुचि भी ने प्रकृत प्रकाश लिखा है। दिस इज नथिंग बट ग्रामर ऑफ प्रकृत। ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ध्यान आ गया तो मैं सोचा कि इसको क्यों मिस करूं। ग्रामर ऑफ प्रकृत जो है ये वरुचि की जो किताब है प्रकृत प्रकाश, ठीक है, उसमें ऐसा मेंशन है। पाणिनि जो एक बहुत बड़े वो भी ग्रामेरियन रहे हैं पाणिनि, वो शुंग डायनेस्टी में आएंगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखिए हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में एक चीज का जिक्र है जिसको कहा गया है गोरखगिरी। कल हमने बताया कि एक बिहार में केव है जिसका नाम है बराबर पहाड़ी, बराबर केव्स। जो बराबर की पहाड़ी है कहां पे है? जहानाबाद में है। आज के प्रेजेंट डे गया के पास ही है, जहानाबाद एक जिला है, जहानाबाद में है। बराबर केव किसके लिए है? आजीविका सेक्ट के लिए है। आजीविका सेक्ट क्या है? मखली गोशाल का सेक्ट है। मखली गोशाल वाला सेक्ट क्या है? यह कहता है कि कर्म में कुछ नहीं रखा है, जो नियति है, जो आपके नसीब में है वही होने वाला है। और इसके सबसे बड़े पैट्रनेज कौन करते हैं? अशोक के पिता बिंदुसार। ये जो बराबर की पहाड़ी है इसको लोकली आप जाएंगे तो इसको वहां पे कहा गया है सप्तघरवा। सप्तघरवा क्यों? यहां पर 7 गुफा है, 7 केव है। तो सप्त मतलब 7 और घरवा मतलब लोग बिहार वगैरह में कहते हैं घर, ठीक है। तो 7 गुफा है, 7 केव है, इसलिए इसको सप्तघरवा भी बोलते हैं। पर इसी बराबर की पहाड़ियों को अगर आप महाभारत में अगर आप जिक्र करते हैं तो महाभारत में इसको गोरखगिरी पहाड़ कहा गया है, गोरखगिरी हिल्स कहा गया है। और इस गोरखगिरी हिल्स का जिक्र जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में है। और यह कहा जाता है कि जो खारवेल रूलर्स हैं, खारवेल रूलर्स कहां हैं? उड़ीसा में हैं। जब खारवेल रूलर जब अपना एक्सपेंशन करने लगते हैं तो वो बराबर की पहाड़ियों पर भी अटैक करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि किस डायनेस्टी के रूलर ने गोरखगिरी हिल्स पर अटैक किया है तो इट वाज खारवेल रूलर्स ऑफ ओडिशा। फ्रॉम वेयर वी गेट द सोर्स? We get the source from the Hathi Gufa inscription, and this becomes very important for our prelims. Gorakhgiri Hills was attacked by Kharvel ruler. We got the evidence from the Hathi Gufa inscription. It is called as the Saptagharwa और सप्तपर्णी गुफा भी इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द बराबर पहाड़। बराबर पहाड़ इज फेमस फॉर द आजीविका सेक्ट। और फिर कल हम लोग धनानंद से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल इंटर इनटू मौर्य। थैंक यू वेरी मच।